तो फटाफट अंदाज में आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखी। अब आगे बढ़ते हुए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं और बात कर लेते हैं गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले की, जिसके आरोपी मुर्तजा को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है कि मुर्तजा लगातार आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े वीडियो देखता था। उसके अलावा भड़काऊ भाषण देने वाले जाकिर नाइक का वीडियो भी देखता था। बड़ी खबर इससे जुड़ी यह भी मिल रही है कि वो पहले से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर भी था। तो मुर्तजा जिस पर जो आरोपी है इस हमले का, उससे जुड़ा यह खुलासा कि वो पहले से ही जाकिर नाइक के वीडियो देखा करता था, आईएसआईएस के आतंकी वीडियो भी वो देखा करता था। और साथ ही बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि वो पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर भी था। तो गोरखनाथ मंदिर पर हमले का यह आरोपी मुर्तजा, जिसके आईएसआईएस से लिंक होने की भी खबरें मिल रही हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, संजय त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए। संजय, मुर्तजा को लेकर यह बड़ा खुलासा कि पहले से ही वो इस तरह की गतिविधियों में भी रहा है, और बड़ी खबर यह भी है कि सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर वो पहले से ही था। बिल्कुल शिरीन, तर्क इसके पीछे ये है कि जो जिस तरह की चीज़ों को इंटरनेट पर वो सर्च करता था, वो जाकिर नाइक के वीडियो देखता था, वो आईएसआईएस के वीडियो देखता था, वो लोन वुल्फ अटैक के वीडियोस देखता था। और इसी जो घटना हुई है ये लगभग वैसी है जैसा विदेशों में आपने देखा होगा लोन वुल्फ अटैक, जो एक टैक्टिस है टेररिज्म की, उसी तरह का जो अटैक था ये। तो इस तरह के वीडियोस जब कोई व्यक्ति सर्च करता है तो ये सारी की सारी वेबसाइट्स जो होती हैं जिन पर ये वीडियो पड़े होते हैं, वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज के इंटरसेप्शन पर होती हैं। और जब भी कोई व्यक्ति इनको लगातार देखता है तो वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं इन एजेंसीज के इंटरसेप्शन पर आ जाता है। और यही वजह है कि मुर्तजा, जो कि लगातार इस तरह के वीडियोस पे एक्सेस करता था, इन वेबसाइट्स पर जाता था, वो सुरक्षा एजेंसियों के राडार पर आ चुका था, उस पर नज़र भी रखी जा रही थी। और अभी हमारे सूत्रों का ये दावा है कि 2 अप्रैल को वहाँ 2 शख्स भी गए थे जो बताए जाते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए थे और लगातार निगरानी कर रहे थे मुर्तजा की। लेकिन अभी हालांकि पुष्टि नहीं है, उनका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है जिसमें 2 तस्वीरें नज़र आ रही हैं। तो वो 2 शख्स कौन थे इसका भी पता लगाया जा रहा है। लेकिन ऐसी जानकारी है कि लगातार सुरक्षा एजेंसीज, जाँच एजेंसीज की निगरानी में मुर्तजा था। और उसके बाद में ये जो घटना हुई है उसके बाद जब मुर्तजा अरेस्ट हुआ है तो वो सारी चीज़ें पुख्ता तौर पर सामने आ गई। किन किन वेबसाइट्स को देखता था, किन किन वीडियोस पर वो एक्सेस करता था। तो अभी बहरहाल जुड़े हुए हैं। लेकिन संजय, पहले सवाल मैं आपसे लूंगा, तो क्या अब गोरखपुर मंदिर पर हुए हमले को आतंकी हमला कहा जा सकता है? देखिए, कल ही जो आला अधिकारी थे लखनऊ में, उन्होंने कहा कि आतंकी हमले से इनकार नहीं किया सकता है। और उसी आधार पर मुर्तजा की गिरफ्तारी हुई, जबकि उसके परिवार वालों का ये दावा है कि वो मानसिक रूप से परेशान था, उसका इलाज चल रहा था। लेकिन जो उनके फादर ने हमें पर्चा दिखाया, वो पर्चा 2018 का है, यानी अब से 4 साल पहले का। तो आखिरकार अगर इलाज चल रहा था तो उसके बाद के पर्चे कहाँ हैं, क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं वो पर्चे? परिवार के लोगों के दावे से इतर जो पुलिस का दावा है कि वो मानसिक रूप से पूरी हालत उसकी स्वस्थ थी और सोची समझी साजिश के तहत उसने आकर के यहाँ सबसे पहले पीएससी के लोगों पर हमला बोला, उन पर अटैक करके उनकी बंदूक छीनने की कोशिश की। लोन वुल्फ अटैक में यही टैक्टिस आजमाई जाती है। अगर कहीं वो हथियार छीन लेता तो कितनी बड़ी तबाही वो कर सकता था, इसका अंदाज लगाना मुश्किल है। बहरहाल पूछताछ जारी है। अभी जो जांच एजेंसियां हैं वो बहुत कुछ बताने को तैयार नहीं है। लेकिन ये मान के चलें विकास, ये बड़ी खबर है कि सुरक्षा एजेंसियों के राडार पर पहले से ही मुर्तजा मौजूद था। अब उसके जो भी उससे इनपुट मिले हैं, जिन लोगों के नाम वो बता रहा, जहाँ वो कोयम्बटूर गया था, वो जामनगर गया था, मुंबई गया था, इसके अलावा वो नेपाल के लुम्बिनी गया था। तो इन सारे शहरों में जो उसका नेटवर्क है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के जरिए जहाँ जहाँ वो बात करता था, उसके मोबाइल पर जो जो नंबर सेव है, उन सबकी सर्विलेंस किया जा रहा है, पता किया जा रहा है ये लोग कौन है। और ये भी बता दूं कि एटीएस एसटीएफ की जो टीमें हैं, क्योंकि दोनों एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो विकास ये सारी की सारी जगह जिनके नाम मैंने अभी आपसे लिए ना, ये सभी जगहों पर टीमें गई हैं, पड़ताल कर रही हैं। और इसी से जुड़ी खबर भी आ रही है संजय, यहाँ रोकना चाहती हूँ आपको, वो बड़ी खबर भी हम दर्शकों तक पहुंचा दें, क्योंकि अब यूपी एटीएस की जो टीम है वो मुंबई पहुंची है। अब इस जांच को मुंबई से भी जिस तरीके से लिंक पहले से ही सामने आ रहा था, क्योंकि बॉम्बे आईआईटी से मुर्तजा ने पढ़ाई की है, वहां कुछ समय वो रहा भी है, तो यूपी एटीएस की टीम अब मुंबई पहुंची है, वहां भी इसके तार खंगाले जाएंगे। मृत्युंजय क्योंकि मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा अपडेट के साथ उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, क्या जानकारी मिल रही है वहां से? शिरीन, देखिए, ये जो आरोपी है अहमद मुर्तजा, इसका बैकग्राउंड चेक करना बेहद जरूरी है। और इसके जो तमाम कनेक्शन सामने आ रहे हैं उसका सबसे बड़ा एक लिंक और कनेक्शन मुंबई का भी है।
चूंकि ये इसने मुंबई के आईआईटी पवई से, आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 2015 में पूरी की और इसका परिवार जो है नवी मुंबई के सानपाड़ा इलाके के सेक्टर 9 में मिलेनियम टावर में रहता था। और आपको बता दें कि साल 2013 में इन्होंने मिलेनियम टावर का जो प्रॉपर्टी था, फ्लैट था, उसे एक प्रोफेसर को बेच दिया और वहां से वो सेक्टर 50 सीवुड्स में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अक्टूबर 2020 के बाद से परिवार ने पूरे मुंबई की जो संपत्ति थी बेचकर वो हमेशा के लिए गोरखपुर चले गए। लेकिन इस दौरान चूंकि इतने वर्षों तक ये जो आरोपी है मुर्तजा, ये मुंबई में रहा है, नवी मुंबई में रहा है, तो यहाँ पर उसका बैकग्राउंड चेक करना बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें कि यूपी एटीएस की एक टीम यहाँ मुंबई पहुंची हुई है। मुंबई पुलिस के नोडल अधिकारी से संपर्क करने के बाद यूपी एटीएस की टीम जांच में जुट जाएगी और जहां तक हमें जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले वो आईआईटी पवई जाएगी, पवई इलाके में आईआईटी बॉम्बे में जाएगी और वहां जाकर सबसे पहले से स्टूडेंट का बैकग्राउंड चेक करेगी और इसके बारे में जानकारी हासिल करेगी। और दूसरा पड़ाव होगा नवी मुंबई का सानपाड़ा इलाका, जहां पर ये परिवार रहता था। चूंकि इसके पिता जो है वो लीगल एडवाइजर रहे बड़ी नामी कंपनियों में, तो उनका परिवार काफी सेटल परिवार माना जा रहा था और अच्छे लोकेलिटी में, अच्छे घर, अच्छे बिल्डिंग में उनका घर था। वो फ्लैट उन्होंने 2013 में बेच दिया, वहां भी एटीएस की टीम जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ सबूतों को इकट्ठा करना जरूरी है, साथ ही साथ बैकग्राउंड चेक करना बेहद जरूरी है और यह जानना जरूरी है कि अगर इस युवक का, इस आरोपी का देश के अलग अलग शहरों में कुछ लोगों से संपर्क था, तो मुंबई में वो किन लोगों के संपर्क में था, कि क्या किसी प्रकार के संगठन के संपर्क में था या उनसे किस प्रकार की इसकी बातचीत होती थी, किस माध्यम से बातचीत होती थी या इसके महज दोस्त हुआ करते थे। इसका बैकग्राउंड चेक करने के लिए यूपी एटीएस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। आपको बता दें कि परसों के दिन जब ये घटना हुई थी तभी यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र एटीएस से जानकारी साझा की थी और तब कल दिन भर महाराष्ट्र एटीएस ने पूरी जानकारी इकट्ठा की है और आज खुद यूपी एटीएस मुंबई पहुंच चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।